हमारी इस खास पेशकश में आपका एक बार फिर स्वागत है। नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार में जनता से ढेर सारे वादे कर रखे थे, लेकिन जब उनकी सरकार बनी तो आटे दाल का भाव मालूम हुआ। जनता से कहा अच्छे दिनों के लिए कड़वी दवा लेनी होगी। कड़वी दवा का रिएक्शन हुआ। महंगाई सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती गई। सरकार के खिलाफ जनता सड़क पर उतर आई। अच्छे दिनों की उम्मीदों के दिए बुझ ही रहे थे कि एक बार फिर से चिराग रोशन होने लगे। मोदी एक ऐसा जादूगर है, देश के लिए जीने का समय है। चुनाव से पहले तो मोदी का वादा था अच्छे दिनों का। जीते तो भरोसा दिलाया कि आ गए अच्छे दिन। अच्छे दिन कहां तो मोदी अच्छे दिन ला रहे थे और कहां वो जनता को कड़वी दवा देने लगे। भारत की आर्थिक स्थिति अच्छी बनाने के लिए, इस संकटों से देश को बाहर निकालने के लिए कुछ कड़वे निर्णय करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। मोदी एक अजब चक्रव्यूह में उलझ कर रह गए थे। जिस महंगाई को मुद्दा बनाकर उन्होंने यूपीए सरकार पर निशाना साधा, वही महंगाई उनकी सरकार के लिए मुसीबत बन गई। एक महीना बहुत होता है किसी भी सरकार को संकेत देने का। संकेत ठीक नहीं है जिस प्रकार से महंगाई के। अब तो मतलब दो ही ऑप्शन है, एक ही चीज हो सकती है, या तो अच्छे दिन या महंगे दिन। तो हम महंगे दिनों की ओर जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये हमारी पुरानी कहावत है, पूत के पैर तो पालने में ही पहचाने जाते हैं। तो स्टार्ट जैसे किया है इन्होंने 14% एकदम दर इसका रेलवे भाड़ा बढ़ाना, वो मेरे ख्याल में देश आज़ाद होने से लेके अब तक कोई नहीं हुआ। हालात कुछ यूं बने कि एक बार फिर आलू और प्याज के पहिए पर चल रही महंगाई आम लोगों के घरों तक पहुंच गई और मोदी के तमाम दावे धरे के धरे रह गए। पिछले कई महीनों से जो महंगाई दर 5.2% थी, वो अचानक 6.01 पर पहुंच गई। जनता में इन आंकड़ों से ज्यादा सवाल ये था कि अगर उनकी बदौलत मोदी ने जीत का जादुई आंकड़ा छुआ, तो कुछ वैसे ही जादू से वो महंगाई को भी दूर भगाए। इसके बाद कवायद भी शुरू हुई। खाने पीने और रोजमर्रा से जुड़ी 22 सामग्रियों पर सरकारी निगरानी शुरू की गई। Well, we have to realize that if you want the best services, the users have to pay. And if the users don't pay, bankrupt institutions can't provide a good service. मोदी सरकार की सबसे पहली कोशिश थी खाने पीने के सामान महंगे ना हो। इस नजरिए से सबसे पहले तो खेती और फार्म से जुड़ी कुछ चीजों के निर्यात पर बंदिशें लगाई गई। इनमें खास रहे आलू और प्याज। इसके बाद जमाखोरों पर दबिश दी गई। साथ ही खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने सरकारी भंडारे में से 50 लाख टन चावल बाजार में उतारने का इरादा बना लिया, जिससे कि फौरन बढ़ते दाम पर लगाम कसी जा सके। प्याज की कमी नहीं है, आलू की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी महंगाई क्या कहते हैं बढ़ रही है। उसमें कुछ कानून में संशोधन की भी आवश्यकता है कि इसके पीछे जो मेन प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स है जमाखोरी का, मुनाफाखोरी का, कालाबाजारी का। लेकिन इसी बीच रेल मंत्री ने रेल किराया 14% बढ़ाने का ऐलान कर दिया। महंगाई से त्रस्त जनता ने सरकार के खिलाफ बिगुल बजा दिया। जगह जगह मोदी के पुतले जलाए गए, जनता सड़क पर उतर गई। अच्छे दिन सब्ज बाग दिखा के देश के लोगों को गुमराह करके सत्ता में आने वाली एनडीए की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पहला आज तोप चलाया है देश की जनता के छाती पर, गरीबों के। सरकार के सिपहसालार जनता को समझाने में लगे रहे कि यह फैसला तो पिछली सरकार का था, जो नई सरकार ने लागू किया है, क्योंकि इसकी जरूरत थी। पिछले 8-9 साल से रेल का भाड़ा नहीं बढ़ाया गया था। कांग्रेस ने अपने अंतरिम बजट में फरवरी में ही घोषणा संसद में की थी कि यह भाड़ा बढ़ने वाला है। हमने कुछ नहीं ऐड किया। अच्छा सर, फिर 1 मिनट, उसको घोषणा किया गया कि अगली सरकार लागू करेगी। मोदी सरकार की छवि बिगड़ने लगी। जिन सोशल साइट्स पर मोदी का बखान हुआ करता था, वहीं पर मोदी को लेकर नए चुटकुले बनने लगे। पति ने कहा
मैं तुम्हारे लिए साड़ी लाऊंगा, गहने खरीदूंगा और तुम्हें दुनिया की सैर पर ले जाऊंगा। इस पर पत्नी बोली, चल हट मोदी कहीं का। नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि उनकी सरकार को तो हनीमून पीरियड भी नहीं दिया गया। उनके इस ट्वीट पर भी बखेड़ा खड़ा हो गया। सरकार कई मोर्चों पर फंस गई। एक तरफ भागती महंगाई की लगाम थामनी थी, दूसरी तरफ सरकार की छवि भी बचानी थी। सबसे बड़ी जरूरत तो नरेंद्र मोदी की छवि बचाने की थी। सरकार के मंत्री मोदी की तरफ से मैदान में उतर आए, जनता को भरोसा दिलाने लगे कि अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन कब तक आएंगे जनता के? अब जल्द ही अच्छे दिन आ जाएंगे। डैमेज कंट्रोल का हर फॉर्मूला अपनाया गया। आलू प्याज के बढ़ते दामों पर सरकार ने किसी तरह काबू पा लिया। 10 जुलाई को मोदी सरकार का पहला बजट आने वाला था। जनता को उम्मीदें थी कि शायद अब अच्छे दिन आएंगे। उससे ज्यादा उम्मीदें तो नरेंद्र मोदी की थी कि इस बजट से उनके अच्छे दिन आएंगे, सरकार की छवि निखरेगी। हुआ भी ऐसा ही। मोदी सरकार के इस पहले बजट ने कम से कम नरेंद्र मोदी के तो अच्छे दिन वापस ला दिए। जो यंग जनरेशन है उनके लिए ये अच्छा संकेत है कि यंग जनरेशन आगे बढ़ सकता है इस चीज़ों से, तो ये अच्छा है। मोदी सरकार के इस पहले बजट में नौकरी पेशा लोगों के लिए राहत भरी खबर थी। इनकम टैक्स में मिलने वाली छूट की सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख कर दी गई थी। 80C के तहत मिलने वाली छूट की सीमा 1 से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दी गई थी। PPF में निवेश की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दी गई थी। इन घोषणाओं से नौकरी पेशा वर्ग गदगद हो गया। बजट में रक्षा क्षेत्र में FDI 49% की गई, तो इंश्योरेंस सेक्टर में FDI की सीमा बढ़ाकर 49% कर दी गई। इस ऐलान के साथ ही बाजार नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया, तो अर्थव्यवस्था को गति मिलने की उम्मीदें बढ़ गई। तो ग्रोथ के बड़े अच्छे इंपल्सेस हैं। उसी के साथ जो प्रिजर्वेशन, जो फिस्कल डेफिसिट होता है, जब तक वो फिस्कल डेफिसिट नैरो नहीं होता, जब तक वो कंट्रोल में नहीं आता, तो ग्रोथ नहीं आ सकती। और उसी के साथ जो हमारा जो डिस्ट्रक्शन है, इन्फ्लेशन को हमें डिस्ट्रॉय करना है, वो खासकर जो एग्रीकल्चर में उसके काफ़ी प्रिस्क्रिप्शंस हैं और काफ़ी शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस भी हैं। देखिए, ऑन लॉट ऑफ इश्यूज बजट ने, लाइक आपका वो FDI एक्सपेक्टेशन था, दे हैव मेट इट, दैट इज गुड। GST नथिंग पॉजिटिव, सो इट्स अ मिक्सचर। ओवरऑल तो अच्छा बजट है। काफ़ी, अगर आप रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें, बहुत सारे डिसीजंस जो पेंडिंग थे वो लिए गए हैं। किसानों, नौजवानों, बुजुर्गों के हित की तमाम योजनाएं थी। 100 स्मार्ट सिटी, नए बंदरगाह बनाने जैसी तमाम घोषणाओं के कुछ बातें उन्होंने साफ की। उन्होंने कहा मिडिल क्लास का हम ख्याल रखेंगे। उन्होंने कुछ क्षेत्रों में बाहरी पैसे की आमद का रास्ता साफ किया। उन्होंने किसानों के लिए भी 2033 तक जो हमारे एक सपना है कि हर आदमी के सिर के ऊपर छत हो, उसके लिए उन्होंने बातें की। मुझे ऐसा लगता है बजट बहुत संतुलित था, लेकिन बड़ी जल्दबाजी होगी इसे मोदी की लोकप्रियता से जोड़ना। मोदी सरकार के बजट ने रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की भी राय बदली। ये एजेंसी लगातार भारतीय अर्थव्यवस्था को कोस रही थी, भारत को नकारात्मक लिस्ट में रख दिया था, लेकिन बजट के बाद उसकी राय बदल गई। एजेंसी ने कहा, यह सही दिशा में लिया गया कदम है, लेकिन इसमें बारीकियों की कमी है। हम लोग रेट करने वाले नहीं, काम करने वाले लोग हैं। और बड़ी बात यह है कि ये बजट देश में विकास के एक बहुत बड़े आयाम को खोल रहा है। इस बजट से देश में एक नई रोशनियों की नई आशा आएगी, और पिछले 10 साल से जो देश की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही है, उसमें आज उत्साह है, आशा है। आम बजट को तो दुनिया भर में तारीफ मिली है। मोदी सरकार का रेल बजट भी उम्मीदों पर खरा उतरा। रेल किराया पहले ही बढ़ गया था, लेकिन रेल बजट में बुलेट ट्रेन के ऐलान, सुविधाओं और सुरक्षा पर जोर देकर मोदी सरकार ने जनता का दिल जीतने की पुरजोर कोशिश की। 15 का ये रेल बजट देश को अधिक गति देने वाला, रेलवे को अधिक आधुनिक बनाने वाला, नागरिकों को अधिक सुरक्षा और सेवा देने वाला सिद्ध होगा। रेल बजट नरेंद्र मोदी सरकार की पहली बड़ी परीक्षा थी और आम बजट सबसे बड़ी परीक्षा। मोदी सरकार ने न सिर्फ अपने दोनों इम्तिहान पास कर लिए, बल्कि अच्छे नंबरों से पास किए। सरकार की छवि निखरी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को जनता का भरोसा भी मिला। लोकसभा चुनाव ने नरेंद्र मोदी को नायक बना दिया और अब PM बनने के बाद दुनिया उनकी प्रबंधन क्षमता की कायल हो रही है।
अब बारी नरेंद्र मोदी की अपनी छवि सुधारने की और जाहिर है जब ऐसा मौका आए तो अपनी प्रबंधन क्षमता की हर कला इसमें डाल देना चाहेंगे। यही वजह है कि घरेलू राजनीति के पैंतरेबाजी हो या कूटनीतिक दांव-पेच, हर जगह मोदी की वाहवाही हो रही है। कैमरामैन राजीव श्रीवास्तव के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। किसी की अपनी नहीं चल रही है तो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। सुबह से सरकार का कामकाज शुरू हो जाता है, रात तक चलता है। मोदी अपने महारथियों के साथ मोर्चे पर डटे रहते हैं। वो बखूबी जानते हैं कि आखिर किन उम्मीदों पर जनता ने उन्हें राजपाट सौंपा है। सीढ़ियों पर माथा टेककर नरेंद्र मोदी ने जब संसद के भीतर कदम रखा था, तब उन्हें पता था कि उनके कंधों पर कितनी उम्मीदों का बोझ है। उन्होंने 60 साल में जो बर्बादी लाई है, मैं 60 महीने में देश को उससे बाहर निकालने का इरादा लेकर के आया हूं भाई। मोदी ने पहले ही दिन साफ कर दिया कि पिटी पिटाई लीक पर वो नहीं चलेंगे, नई लकीर खुद खींचेंगे। मोदी ने 17 मंत्रालयों को 7 मंत्रालयों में मिलाकर अनोखा करिश्मा किया। विपक्षी भी जिसके मुरीद हो गए। मोदी ने सरकार के कामकाज का पूरा ढर्रा बदल दिया, संस्कृति बदल दी। वो देश के प्रधानमंत्री की तरह नहीं बल्कि सीईओ की तरह काम कर रहे हैं। रोज वो 14-15 घंटा घटते हैं। प्रधानमंत्री जी अभी सब विभागों का प्रेजेंटेशन ले रहे हैं। उन्होंने 2.5 घंटा समय दिया आईटी विभाग पर। बताओ, सवाल पूछ रहे हैं। उन्हें 2 घंटा समय दिया टेलीकॉम पर। उन्होंने 1.5 घंटा समय दिया पोस्टल पर। अब आप समझ लीजिए, भारत के प्रधानमंत्री लगभग 6.5-7 घंटे सिर्फ 3 विभाग पर समय दे रहे हैं। मेरे पदाधिकारी आश्चर्यचकित हैं कि सर 36 साल से हम लोग सर्विस में, आईएएस ऑफिसर में, कभी प्रधानमंत्री से ऐसे बात करने का अवसर नहीं मिला। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि कोई प्रधानमंत्री कुछ ही दिनों में कामकाज का रंग ढंग बदल देगा। एक बार हम लोग फोन करते हैं, प्रधानमंत्री जी 2 मिनट में फोन पे आते हैं और स्पष्ट निर्देश देते हैं। ये जो काम करने का एक नया आम बना है देश में, ये देखकर बहुत सुकून मिलता है, संतोष मिलता है। मैदान में सिर्फ मोदी ही नहीं डटे, उनके सिपहसालार भी डट गए। सरकार के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दावा किया कि वो राजमार्गों का हुलिया दुरुस्त कर देंगे। ये रोड से एग्रीकल्चर सेक्टर को भी फायदा है, सर्विस सेक्टर को भी फायदा है, इंडस्ट्री को भी फायदा है, नए रोजगार निर्माण होंगे। और मैंने ये तय किया कि 2 साल के अंदर हर दिन में 30 किलोमीटर रोड बनेंगे। इतनी लेंथ को मैं बनाने का टारगेट रखकर काम करूंगा। ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने देश को 24 घंटे बिजली देने का दम भरा। जनता से भी भागीदारी की अपील कर डाली। मैं जनता से भी अपील करूंगा कि हमें ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाने में, कोयले का उत्पादन बढ़ाने में हमें जनता का भी सहयोग चाहिए। कोयले की ये बिजली की चोरी रोकने में अल्टीमेटली हमें जनता का सहयोग चाहिए, आप सबका सहयोग चाहिए। अगर वो सहयोग मिला तो देश की समस्याओं का हल और जल्दी निकलेगा। कूटनीतिक मोर्चों पर भी सरकार को जीत मिली। इराक में आतंकवादियों के चंगुल में फंसी 46 भारतीय नर्सें जब अपने देश लौटी तो सरकार के चेहरे पर भी चमक लौट आई। आज तक ब्यूरो।